ओम सभी को सादर नमस्ते। संस्कृत व्याकरण के इस कालांश में आप सभी का स्वागत है। आज इस कालांश में हम लोग मिलकर पुनः तिङन्त प्रकरण पर विचार करेंगे और तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत आज का जो प्रमुख विवेच्य विषय होगा वह है लिट् लकार। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, पूर्व के कालांश में हमने प्रक्रिया के साथ साथ उसके अंदर समागत जो सूत्र थे उनके विशिष्ट बिंदुओं पर भी विचार किया गया था। पूर्व की तरह आज भी इस कालांश में प्रक्रिया के साथ साथ इस प्रक्रिया को सिद्ध करने में समागत जो सूत्र हैं उन सूत्रों के विशिष्ट बिंदुओं पर भी विचार किया जाएगा। लिट् लकार भूतकाल के अर्थ को कहता है। भूत का शाब्दिक अर्थ है जो बीत गया है, अर्थात जो अतीत है। भूत शब्द का प्रयोग व्याकरण के क्षेत्र में भूतकाल के अर्थ में हुआ है। भूतकाल को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि विद्यमान ध्वंस प्रतियोगित्वम भूतत्वम, अर्थात जिसमें वर्तमान के ध्वंस की प्रतियोगी समयवत्ता विद्यमान होती है उसको भूतकाल कहते हैं। महाभाष्य प्रदीप में भूतकाल के स्वरूप का संधारण करते हुए कहा गया है कि जिसकी सत्ता समाप्त हो जाती है वह भूत शब्द से अभिव्यक्त किया जाता है। यस्य स्वसत्ता व्यपवृक्ता तत्सर्वं भूत शब्देन उच्यते। महाभाष्यकार के अनुसार अल्पसत्ता की परिसमाप्ति भी भूतकाल माना जाता है। एषः च न्याय्यो भूतकालः यत्र किंचित अपवृक्तं दृश्यते। उत्पन्न होकर ध्वस्त हुई क्रिया की उपाधि के रूप में भूतकाल का विनियोग होता है। वस्तुतः वर्तमान से पूर्व की स्थिति वाले अदृष्ट को भूत कहा जा सकता है। विद्वानों के मध्य में भूतकाल के निम्न भेद स्वीकार किए जाते हैं: सामान्य भूत, अद्यतन भूत, अनद्यतन भूत और भविष्यत के स्थान पर आरोपित भूत। सामान्य भूत भूत विशेष का आश्रय न ग्रहण कर केवल भूत के अर्थ में क्रिया का प्रयोग होता है। भूत सामान्य के द्योतन के लिए पाणिनि ने लुंग लकार का विधान किया है। उदाहरण के लिए अकार्षित, आहार्षित जैसे प्रयोगों को लिया जा सकता है। यद्यपि भूतकाल के इन समस्त भेदों का विवेचन करना प्रकृति स्थल का विवेच्य विषय नहीं है। यहाँ विवेच्य विषय परोक्ष भूत का विवेचन करना है। अतः तत्संदर्भ में विचार कर रहे हैं और उस परोक्ष भूत का विचार करने से पूर्व जो दो प्रमुख शब्द हैं यहाँ पर, अद्यतन, अनद्यतन और एक परोक्ष, इन तीनों पर पूर्व विचार कर लेंगे, पुनः प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो लकार है वो लिट् लकार है और लिट् लकार परोक्षे लिट् से होता है और परोक्षे लिट् सूत्र का जो अर्थ है वह यह है कि भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्तिर धातुर लिट् स्यात्, कि अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ में स्थित धातु से लिट् लकार होता है। अतः पूर्व हम लिट् लकार अद्यतन और अनद्यतन इन शब्दों पर विचार करते हैं। अद्य भवम अद्यतनम, यहाँ पर
सायं चिरम प्राणे प्रगेभ्यस्तुट्टुलो तुट् च, इस सूत्र से हम ट्यू प्रत्यय करके और तुट का आगम करके अद्यतन शब्द को सिद्ध करेंगे। जो आज का हो उसे अद्यतन कहते हैं। अद्यतन को परिभाषित करते हुए न्यासकार कहते हैं कि दिवसः सकालो अतिक्रांतायाः रात्रिश्चतुर्थो यामः आगामिन्यश्च प्रथमो यामः इति एषो अद्यतनः कालः। अर्थात पूरा दिन बीती हुई रात्रि का अंतिम प्रहर और आगामी रात्रि का प्रथम प्रहर अद्यतन काल है। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार बीती हुई पिछली आधी रात से लेकर आने वाली आधी रात का समय अद्यतन कहलाता है। अतीतायाः रात्रि पश्चात् अर्धेन आगामिन्याः पूर्वार्धेन च सहितो दिवसः अद्यतनः। अद्यतन में जब कोई क्रिया समाप्त हुई रहती है उसे अद्यतन भूत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अद्यतन में भी सामान्य की सत्ता वर्तमान रहती है, तथापि सामान्य में विशेष अवश्य ही रहता है। इस आधार पर अद्यतन को विशेष मान लिया जाता है और सामान्य भूत से अद्यतन भूत का पृथक अनुव्याख्यान किया जाता है। न अद्यतनम अनद्यतनम, आज न होने वाले को अनद्यतन कहते हैं। लिट लकार ऐसे भूतकाल में प्रयुक्त होता है जो आज का न हो। अनद्यतन अविद्यमानो अद्यतनो यस्मिन् सो अनद्यतनः भूतधात्वर्थः, यह न्यासकार कहते हैं। अर्थात जो अद्यतन न हो उसे अनद्यतन कहते हैं। काशिकाकार ने अनद्यतन शब्द में बहुव्रीहि समास माना है। अनद्यतन इति बहुव्रीहि निर्देश, ऐसा अनद्यतने लंग सूत्र पर आचार्य कहते हैं। इस प्रकार जिसमें अद्यतन न हो वह अनद्यतन। अनद्यतन भूत का प्रतिनिधि लकार लंग है। अकरोत, अपठत, अहरत आदि क्रियाएं अनद्यतन भूत को व्यक्त करती हैं। देवदत्त ने आज प्रातः भोजन किया। यहाँ भूतकाल तो है पर वह भूत आज का न होने से अद्यतन है, अनद्यतन नहीं है, अतः इसमें लिट का प्रयोग नहीं होता। आजकल रेलवे आदि में रात्रि के 12 बजने के बाद की तिथि परिवर्तन होता है। इस प्रकार गत रात्रि के 12 बजे से लेकर आगामी रात्रि के 12 बजे तक का काल अद्यतन होगा। काशिकाकार ने अद्यतन के संदर्भ में एक और भी मत दिया है। वह कहते हैं अन्याय्याद उत्थानाद अन्याय्याच्च संवेशनात् एषो अद्यतनः कालः। और आगे कहते हैं अपरे पुनराहु अहर उभयोर अर्धरात्रम एषो अद्यतनः कालः। अर्थात प्रातः उठने से लेकर रात्रि में शयन पर्यंत यह आज का समय है। और दूसरे आचार्य कहते हैं दिन के दोनों ओर आधी रात, अर्थात रात के 12 बजे से लेकर
अगली रात 12 बजे तक, यह आज का समय है, जैसा कि आजकल रेलवे आदि में प्रचलित है। इस अद्यतन से भिन्न व्यतीत हुआ काल अनद्यतन भूत और आगे आने वाला अनद्यतन भविष्य कहलाएगा। अनद्यतन भूत में लिट का प्रयोग होता है और अनद्यतन भविष्य में अनद्यतने लुट से हम लुट का विधान आचार्य ने किया है। लिट के प्रयोग में अनद्यतन भूत के अतिरिक्त एक और भी शर्त है, वह है उसका परोक्ष होना। परोक्ष भी अनद्यतन भूत का एक भेद माना जाता है और परोक्ष का प्रतिनिधि लकार लिट है। जो आज इस प्रकरण का विवेच्य विषय है। परोक्ष शब्द में अक्षी शब्द मात्र आँख का ज्ञापक नहीं है, अपितु सभी इंद्रियों का वाचक है। अतएव जो अतीन्द्रिय हो, इंद्रियों से परे हो, वह भी परोक्ष है। यदि अनद्यतन परोक्ष न होगा तो उसमें लिट का प्रयोग न होकर अनद्यतने लंग से लंग का प्रयोग होगा। परोक्ष के अर्थ के विषय में महाभाष्यकार ने कई सारे मत दिखाए हैं। भाष्यकार ने वहाँ लिखा है, कथम जातीयकम पुनः परोक्ष नाम केचित्वाहु वर्षशतवृत्तं परोक्षमिति, अपराहु वर्षसहस्रवृत्तं परोक्षमिति, अपर आहु कुड्यकटान्तरितं परोक्षमिति, अपर आहु द्वयः वृत्तं त्रयः वृत्तं चेति। महाभाष्य में यह विषय दर्शनीय है। अर्थात कोई व्यक्ति 100 वर्ष पूर्व के वृत्त को परोक्ष मानता है, कई लोग 1000 वर्ष पुरानी बात को परोक्ष मानते हैं, कई लोग 2 या 3 दिन पुरानी बात को परोक्ष मानते हैं, कुछ दूसरे बुद्धिमान लोग दीवार या चटाई आदि की ओट में हुई बात को भी परोक्ष मानते हैं। परंतु सामान्य मत यह है कि वक्ता से जो परोक्ष अर्थात नेत्रादि इंद्रियों के ज्ञान से दूर हो, उसे परोक्ष कहते हैं, फिर चाहे वह अतीत में कभी क्यों न हुआ हो। अतः हमें इस परोक्ष के संदर्भ में यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंद्रियों से परे, नेत्रादि इंद्रियों के ज्ञान से जो दूर हो, वह विषय भी परोक्ष का विषय बनता है। तो ऐसे परोक्ष भूत में वर्तमान इस लिट लकार के रूप को आज हम अनुशीलन करेंगे। लिट लकार के रूप इस प्रकार चलते हैं, बभूव, बभूवतु, बभूवु, बभूविथ, बभूवथु, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूविम। प्रक्रिया के संदर्भ में जब हम आएंगे तो पूर्व प्रक्रिया में जिन सूत्रों को पढ़ा था, अधिकांश सूत्र उनमें टिप लाने की प्रक्रिया तक वही हैं, और टिप लाने की प्रक्रिया के अनंतर जिन सूत्रों का यहाँ पर विवेचन हुआ है, उन सूत्रों को भी विशेष रूप से देखेंगे। तो भूसत्तायाम धातु से अनद्यतन परोक्ष भूतकाल में लिट लकार लाएंगे। तो भुवादेव धातुभा से धातु संज्ञा करके
लह कर्मणि च भावे चाकर्म के भ्य से कर्ता के अर्थ में लकार लाएंगे। कर्ता के अर्थ में जब लकार आएगा तो वहाँ पर परोक्षे लिट भूतानद्यतन परोक्षे अर्थे वर्तमानात् धातु लिट प्रत्यय भवति कि अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ में स्थित धातु से लिट लकार होता है, अतः भू धातु से हम यहाँ पर लिट लकार कर देंगे। तो भू और लिट अलंत्यम सूत्र से टकार की इत संज्ञा, उपदेशीय अज अनुनासिक इस सूत्र से लिट के अनुनासिक इकार की इत संज्ञा, तस्य लोपः और अदर्शनम लोपः से इत संज्ञक वर्णों का लोप करेंगे। और लोप किसे कहते हैं तो अदर्शनम लोपः कहता है कि न दिखाई देने वाले को लोप कहते हैं। अब भू और ल इस स्थिति में हम प्रथम पुरुष के एक वचन की विवक्षा में लकार के स्थान पर टिप लाने की प्रक्रिया में टिप तस झी सिप थस थ मिप वस्मस ताताम झ था शाथाम ध्वम इत महिंग महिंग, इस सूत्र से हम ये 18 प्रत्यय प्राप्त करेंगे। और पूर्ववत जैसे इनका विभाजन हमने किया था कि लह परस्मै पदम के जो भी लकार के स्थान पर ये आदेश हुए हैं 18 प्रत्यय, उनको हम परस्मै पद संज्ञा करेंगे। पुनः तंगा नाम आत्मनेपदम से तंग की हम आत्मनेपद संज्ञा कर देंगे और अवशिष्ट बचे शेष प्रत्ययों की हम शेषात् कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद संज्ञा कर देंगे। अर्थात येभ्य धातुभ्य येन विशेषणेन आत्मनेपदम उक्तम ततो यदन्यत साशेष, कि जिन धातुओं से जिन विशेषणों के द्वारा हमने आत्मनेपद कहा है उनसे जो अवशिष्ट बचे हैं उनकी हम शेष संज्ञा करते हैं और उस शेष में इस सूत्र से शेषात् कर्तरी परस्मै पदम से हम परस्मै पद का विधान करेंगे। अतः अब हमारे समक्ष परस्मै पद के तिपादि 9 प्रत्यय अवशिष्ट रह गए और तंग आदि जो तंग के जो 9 प्रत्यय थे वह निरत हो गए। तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा से हम उनकी तीनों की प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा कर देंगे। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन अन्य एक इस सूत्र से उनकी एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा करेंगे। पुनः प्रथम पुरुष की अपेक्षा में शेषे प्रथमा इस सूत्र से हम प्रथम पुरुष ले आएंगे और प्रथम पुरुष के जो प्रथम 3 प्रत्यय हैं, प्रथम पुरुष के जो 3 प्रत्यय हैं तिप तस झी, वे 3 प्रत्यय आए और उनका हम द्वयकोर द्विवचन एक वचने से एकत्व की विवक्षा में एक वचन, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन के प्रत्यय लाएंगे। और बहुवचन जब लाने का संदर्भ होगा तो वहाँ पर हम बहुषु बहुवचनम सूत्र से हम बहुवचन के प्रत्यय लाएंगे। अतः अब हमारा यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय आया तो भू और तिप अनुबंध का लोप कर देंगे, भू और तिप ऐसा बचेगा। इस स्थिति में एक प्रमुख सूत्र प्रवर्तित होता है यहाँ पर, जो है परस्मै पदानाम मृणलतु सुस्थल थुसणल वमः, कि परस्मै पद संज्ञकानाम लिडादेशानाम परस्मै पद संज्ञकानाम यथासंख्यम तिबादीनाम मृणालादयो नव आदेशा भवन्ति। अर्थात लिट के स्थान पर आदिष्ट हुए तिप आदि जो 9 प्रत्यय हैं उन 9 प्रत्ययों के स्थान पर हमें यहाँ ध्यान रखना है कि प्रथम तो हमने तिप के लकार के स्थान पर हमने तिप आदि 9 प्रत्ययों का विधान किया है। अब यह जो सूत्र है वह उन तिप आदि 9 प्रत्ययों के स्थान पर क्रमशः यथासंख्य करके कि जिसका जो क्रम है उस क्रम के स्थान पर उसी क्रम के स्थान पर क्रमशः 9 प्रत्ययों को आदेश करेंगे। वह 9 प्रत्यय कौन से हैं तो नल अतुस उस थल अथुस अ नल व और म, ये 9 आदेश किए जाएंगे। तो आप क्रमशः जान लीजिए कि तिप को नल आदेश, तस को अतुष आदेश, झी को उस आदेश, सिप को थल आदेश, थस को अथुष आदेश, थ को अ आदेश, मिप को
णल आदेश वस को व आदेश और मस को म आदेश हो जाएंगे। यानी लिट के स्थान पर होने वाले जो परस्मै पद के प्रत्यय तिप तस जी आदि 9 हैं, उनके स्थान पर यह णल अतुस उस आदि 9 प्रत्यय आदेश हो जाएंगे। तिप के स्थान पर होने वाले णल का णकार चूटू सूत्र से हम इत्संज्ञा कर देंगे उसकी, तथा लकार की हलंत्यम सूत्र से इत्संज्ञा कर देंगे। अतः जो अवशिष्ट बचेगा वह अ ही बचेगा, यानी लकार की इत्संज्ञा हलंत्यम सूत्र से और णकार की इत्संज्ञा चूटू सूत्र से हो जाएगी। तो ण का जो अ है, नल का अनुबंध लोप करने के उपरांत अ ही अवशिष्ट बचेगा। इसी प्रकार मिप के स्थान पर होने वाले नल के विषय में भी समझ लेना चाहिए, वहाँ पर भी अ ही अवशिष्ट बचेगा। ऐसे ही थल का लकार भी इत्संजक है, अतः थ ही अवशिष्ट रहता है। अतुस, अथुस और उस इन आदेशों में सकार की इत्संज्ञा हलंत्यम सूत्र से नहीं होती है, क्योंकि विभक्तिश्च इस सूत्र से विभक्ति संज्ञा होने के कारण न विभक्तो तुष्मा इस सूत्र से निषेध हो जाता है। अतः भू और तिप के स्थान पर नल आदेश करके अनुबंध लोप करके अ अवशिष्ट रहा। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है कि तिप के स्थान पर होने वाला जो नल आदेश है वह अनेकालशित सर्वस्य इस सूत्र से सर्वादेश होता है। अतः यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि नल में अनुबंधों का लोप होकर अ ही शेष बचता है। पुनः अनुबंधों के कारण किसी को अनेकाल माना नहीं जाता। नानुबंध कृतम अनेकालत्वम, ऐसी परिभाषा व्याकरण में प्रचलित है। अतः नल के अनेकाल न होने से सर्वादेश नहीं होना चाहिए। प्रत्युत अलो अंत्य परिभाषा से तिप के अंत्य जो अल है अर्थात जो इकार है उसको ही नल आदेश करना उचित है। तो इसका समाधान वैयाकरण लोग इस प्रकार करते हैं कि जब तक तिप के स्थान पर नल आदेश न हो जाए तब तक उसके णकार की इत्संज्ञा नहीं हो सकती। कारण कि चूटू सूत्र से प्रत्यय के आदि वाले चवर्ग टवर्ग की इत्संज्ञा होती है। जब तक आदेश न हो ले तब तक स्थानीयवत भाव के कारण नल को प्रत्यय नहीं माना जा सकता। अतः आदेश करते समय नल में प्रत्ययत्व न होने के कारण नकार की इत्संज्ञा नहीं होती। तब अनेकाल होने से सर्वादेश हो जाता है, अर्थात तब वह अनेकाल स्वतः दिखाई देगा, और जब अनेकाल दिखेगा तो उस अवस्था में हम यहाँ पर सर्वादेश कर देंगे। यहाँ पर कोई भी दोष इस प्रकार का नहीं आएगा। अतः तिपादियों के स्थान पर सर्वादेश ही होते हैं। यह सर्वसम्मत सिद्धांत विद्वानों के मध्य प्रचलित है। तो भू और तिप के स्थान पर जो नल अनुबंध लोप करने के बाद में उसका अ अवशिष्ट बचा है, तो भू और अ, इस अवस्था में अग्रिम सूत्र जो प्रवृत्त होता है वह है भुवो वुक् लुंग लिटुः। भुवोः वुग् आगमो भवति लुंगी लिटि च अजादौ परतः। कि भू धातु को वुक् का आगम होता है, लुंग लकार परे हो, लिट लकार परे हो और आजादी परे हो। तो प्रत्यक्षतः हम यह विचार कर ही रहे हैं कि लिट लकार परे है, अतः हम भू धातु को
वुक का आगम कर देंगे। भू, वुक और अ, यहाँ पर भी एक ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भू और अ इस अवस्था में, यानी वुक आगम करने से पूर्व की स्थिति, यानी वुक आगम की जब प्रवृत्ति होती है उसी समय भू और अ, यह जो अवस्था है, इस अवस्था में भुवो वुक लुंग लिटो सूत्र से वुक का आगम प्राप्त है तथा परत्व के कारण अचौणीति णकार की इत संज्ञा, हमने नल में णकार की इत संज्ञा की है, अतः नित होने के कारण अचौणीति सूत्र से अजंत अंग को वृद्धि भी प्राप्त है। तो दोनों में से हम किसे करें? तो इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि नित्यत्वाद अयम गुण वृद्धि बाधते, कि वुक जो है नित्य होने से गुण वृद्धि का बाध कर लिया जाएगा और हमेशा पर से नित्य बलवान होता है। जैसा कि एक परिभाषा है, पूर्व पर नित्यंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः, अर्थात पूर्व से पर से नित्य, अंतरंग अपवादे उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। यहाँ पर भी गुण और वृद्धि यद्यपि पर हैं तथापि नित्य होने से वुक का आगम उन दोनों का बाध कर लेगा, अर्थात वुक आगम होगा ही, यानी वुक आगम की प्रवृत्ति हम गुण या वृद्धि करें तब भी होगी, तब भी आगम होगा, और नहीं करेंगे तब भी होगा। अतः वह नित्य है और नित्य होने से वुक आगम ही प्रथम होगा। और नित्य की जो परिभाषा आचार्य लोग करते हैं वह यह कहते हैं कि कृताकृत प्रसंगी यो विधि स नित्य, अर्थात जो विधि दूसरी विधि के होने या न होने पर समान रूप से प्राप्त रहें वह उसकी अपेक्षा नित्य है। यहाँ पर भी यदि वृद्धि या गुण कर भी लिए जाएं तब भी एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय के अनुसार, यानी एक देश में विकार आ जाता है तब भी उसको पृथक नहीं माना जाता है। तो एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय के अनुसार भूत समझकर वुक का आगम प्राप्त ही होगा, परंतु यदि वुक कर लेते हैं तो अजंत या इगंत न रहने से वृद्धि या गुण में से कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता। अतः वृद्धि और गुण की अपेक्षा वुक का आगम नित्य होने से प्रवृत्त हो जाएगा, गुण और वृद्धि नहीं होंगे। तो हम भुवो वुक लुंग लिटो इस सूत्र से लिट का अच परे विद्यमान है, अतः इस प्रकृत सूत्र से हम भू को वुक का आगम कर लेंगे और अनुबंध लोप करके हमारी जो धातु बन जाएगी वह भूव ककार की और उकार की संज्ञा होकर के व अवशिष्ट बचेगा। तो भू और व और आगे अनल का अ, इस अवस्था में लिटि धातु और अनभ्यासस्य इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र में प्रायः सभी पद विवेच्य हैं। पृथकशः मैं सभी पदों की विवेचना यहाँ कर देता हूँ। सूत्र का जो अर्थ है वह इस प्रकार है कि लिटि पर तो अनभ्यासस्य धातुर अवयवस्य प्रथमस्य एकाचो द्वितीयस्य वा यथा योगम द्वे भवतः, अनेन सूत्रेण भुवति प्रथमैकाचम व्यपदेशीवद् भावा द्वित्वम, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सूत्र के संदर्भ में हम विचार करते हैं तो सूत्र का सामान्य अर्थ यह है कि लिट परे होने पर अनभ्यास धातु के अवयव प्रथम एकाच को द्वित्व हो जाता है, परंतु यदि धातु का आदिभूत यानी पहला अक्षर अच हो तो उससे परे दूसरे एकाच को द्वित्व, एकाच भाग को द्वित्व होता है।
अनभ्यासस्य यह धातुओं का विशेषण है। न अभ्यासः अनभ्यासः तस्य अनभ्यासस्य। द्वित्व ऐसी धातु को होता है जिसकी अभ्यास संज्ञा नहीं हुई हो। द्वित्व कर चुकने पर पहले भाग की पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा कही गई है। इस प्रकार अनभ्यास धातु को द्वित्व हो, इस कथन का यही तात्पर्य निकलता है कि यदि एक बार द्वित्व हो जाए तो बाद में किसी अन्य सूत्र द्वारा द्वित्व के प्राप्त होने पर भी द्वित्व न हो। जैसे ञङन्त धातु को एक बार संयंगो सूत्र से द्वित्व हो जाता है, पुनः उससे सन प्रत्यय करने पर तन निमित्तक द्वित्व नहीं होता है। इस सूत्र में एकाचः इस पद पर महाभाष्य में बहुत ही सुंदर विवेचन किया गया है। महाभाष्य में जो इसका वर्णन आया है उसका वह इस रूप में है कि एकाच इति किमयं बहुब्रीहि एको अच यस्मिन् इति आहुषु तत्पुरुषोपि समानाधिकरणः एको अच एकाच इति। यानी एकाच पद में हम बहुब्रीहि समास करें, तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष समास करें, इस विषय को लेकर के वहाँ विवेचन है कि एको अच यस्मिन् इति एकाच ऐसा हम कहें अथवा एको अच एकाच इस प्रकार कहें। तो कह रहे हैं कि इसमें विशेष क्या है। महाभाष्यकार कहते हैं कि यदि बहुब्रीहि सिद्धम पपाच पपाठ इयाय आर इति न सिद्ध्यति अथ तत्पुरुषः समानाधिकरणः सिद्धम इयाय आर इति पपाच पपाठ इति न सिद्ध्यति। अतः उत्तरम पठति एकाचो द्वे प्रथमस्येति बहुब्रीहिर्निर्देशः। एक वर्णेषु कथम, तो एक वर्णेषु व्यपदेशीवद् वचनात् व्यपदेशीवद् एकस्मिन् कार्यं भवति इति वक्तव्यम् एक वर्णेषु द्विर्वचनं भविष्यति। हम इसको इस प्रकार समझें। एकाचः यहाँ तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास है, यह तो सिद्धांत पक्ष के रूप में उन्होंने कही दिया है। तो एकौ अच यस्य यस्मिन् वा स एकाच तस्य एकाचः। यदि यहाँ एकश्चासौ अच एकाच तस्य एकाच इस प्रकार कर्मधारय समास मानेंगे तो इयाय आर आदि तो सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनमें ई और री यह एकाच रूप धातु है, परंतु पच पठ आदियों के पपाच पपाठ आदि उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ एकाच रूप धातु नहीं है। अतः बहुब्रीहि समास मानना ही युक्त है। बहुब्रीहि समास स्वीकार करने से पपाच पपाठ आदि तो सिद्ध होंगे ही, किंतु इयाय आर भी आदि भी व्यपदेशीवद् भाव से सिद्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार अजादेह यहाँ कर्मधारय समास है। पंचमी का एक वचन समझना चाहिए। अच्छासौ आदिश्च अजादिः तस्मात् अजादेह। यहाँ हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब अच को द्वित्व होता है तो उसके दोनों ओर के व्यंजनों को भी साथ ही द्वित्व होता है। वृक्षा प्रचलन स अवयवई प्रचलति, अर्थात जब वृक्ष हिलता है तो अपने शाखा पत्र पुष्पादि सब अवयवों के साथ हिलता है। इस विषय में भी महाभाष्य में बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया गया है और वहाँ यह कहा गया है कि व्यंजनानि पुनर्नट भार्यावद् भवन्ति तद्यथा नटानां स्त्रियो रंगगता यो यः पृच्छति कस्य यूयम् इति तम तम तव तव इत्याहु। एवं व्यंजनान्यपि यस्य अचः कार्यमुच्यते तम तम भजन्ते। अर्थात इस प्रकार हमें यह ध्यान यहाँ देना चाहिए कि लिट परे होने पर धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, और यदि धातु अजादि अनेकाच हो
तो लिट परे होने पर उसके द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। भुव और अ, इस अवस्था में हमने लिटि धातोर अनभ्यासस्य इस सूत्र से भुव को व्यपदेशीवत भाव से प्रथम एकाच समझकर द्वित्व करेंगे। अब यदि द्वित्व करेंगे तो भुव भुव और नल का अ इस प्रकार बनेगा। इस अवस्था में द्वित्व कर लेने के उपरांत भुव भुव अ यानी भुव इस पूरे को व्यपदेशीवत भाव मान करके एक अच मान लेंगे और एक अच मानने के कारण हम यहाँ पर प्रकृत सूत्र से द्वित्व कर देंगे और द्वित्व करने का तात्पर्य है कि उसी पद को हम 2 बार पाठ करेंगे, भुव भुव और अ। इस अवस्था में अग्रिम सूत्र पूर्वोभ्यास आता है और यह सूत्र कहता है कि अस्मिन् प्रकरणे ये द्वे विहिते तयोर यह पूर्वो अवयवः स्वाभ्यास संजो भवति, कि इस प्रकरण में हम जिनका हमने द्वित्व विधान किया है उनमें से जो पहला अवयव है उस प्रथम अवयव की हम अभ्यास संज्ञा करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रथम भुव यह जो पद है जो अंडरलाइन किया हुआ है उस पद की हम अभ्यास संज्ञा कर देंगे। और अभ्यास संज्ञा करने के उपरांत हलादि शेषः यह सूत्र है। यह सूत्र कहता है अभ्यास संज्ञा का प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन के संदर्भ को प्रदर्शित करने के लिए अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है हलादि शेषः, कि अभ्यासस्य आदिहल शिष्यते अनादिर्हल लुप्यते, कि अभ्यास का जो आदि हल है वह शेष रहता है और शेष दूसरे हलों का लोप हो जाता है। अभ्यास और अनादिर्हल लुप्यते अर्थात बकार का हम यहाँ पर लोप कर देंगे। तो प्रथम जो अभ्यास संज्ञक भुव था उस भुव की अभ्यास संज्ञा हुई और अभ्यास संज्ञा होने के साथ हलादि शेषः इस सूत्र से आदि हल को छोड़ करके शेष हलों का हम लोप कर देंगे, अर्थात जो वकार ही बचता है उस वकार का हम यहाँ पर लोप कर देंगे। लोप करने के उपरांत अवशिष्ट जो पद है भू भुव और अ, इस अवस्था में अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है और वह अग्रिम सूत्र है ह्रस्वः। यह सूत्र कहता है कि अभ्यासस्य अचो ह्रस्वः स्यात्, कि अभ्यास का जो अच है उसको ह्रस्वादेश कर दो। अब जैसा कि प्रथम जो अभ्यास संज्ञक पद है यानी भू, यह जो धातु है उसमें दीर्घ उकार दिखाई दे रहा है, उसको इस सूत्र से हम ह्रस्व विधान कर देंगे, अर्थात भू ह्रस्व उकार के साथ भुवः, भू पुनः जो यहाँ पूर्वतः जो विद्यमान है वह और अ ऐसा रहेगा। तो भू भुव अ ह्रस्व सूत्र से अभ्यास के उकार के स्थान पर आंतरतम्य के कारण ह्रस्व उकार आदेश कर देने के उपरांत भू भुव अ, इस अवस्था में जो अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है वह है भवतेरः। भवतेरः कहता है भवतेर अभ्यासस्य उकारादेशो भवति, भवतेर अभ्यासस्य अकारादेशो भवति लिटि परतः, कि लिट परे होने पर भू धातु के अभ्यास के उकार के स्थान पर, यानी भू धातु का जो उकार है जिसकी हमने अभी अभ्यास संज्ञा की है, अभ्यास संज्ञा करने के उपरांत जिसके आदि हल शिष्यते अनादिर लुप्यते, आदि का जो शेष बचा है उस हल
और जिसको अभी हमने ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व उकार आदेश किया है, उस ह्रस्व उकार के स्थान पर भवतेरः इस सूत्र से अकार आदेश कर देंगे। यानी लिट धातु, लिट परे होने पर भू धातु के अभ्यास के उकार के स्थान पर अकार आदेश कर दिया गया। इस सूत्र में एक जो ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यहाँ भवते यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है और भवते यह भवती शब्द के षष्ठी का एक वचन है, अर्थात भवती का अभिप्राय है भू धातु। धातु का निर्देश करने के लिए कहीं धातुओं के साथ हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं और कहीं पर हम स्तिप का निर्देश कर देते हैं। यानी धातु के स्वरूप को बताने में एक और स्तिप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इकस्तिपो धातु निर्देशे, ऐसा एक वार्तिक सूत्र प्राप्त होता है तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 108 नंबर सूत्र पर। जैसे धातुओं के साथ जो इक का निर्देश प्राप्त होता है, तो गमेरिट परश्मी पदेशु, चिंती, पूजी, कथी, कुंभी, चर्चश्चादि में, और कहीं कहीं उसके आगे स्तिप प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे उपसर्गात सुनोति, सुवति, स्यति, स्तौति आदि। यहाँ पर भी भवते में स्तिप प्रत्यय लगाकर भू धातु का निर्देश किया गया है, अर्थात भू धातु के अभ्यास के स्थान पर अकार आदेश होता है, लिट लकार परे हो तो। तो भू धातु के उकार के स्थान पर हमने भवतेरः इस सूत्र से अकार आदेश कर दिया। अब भू की स्थिति अकार के सदृश यानी अ उच्चारण के साथ भ, भूव, अ ऐसा रहा। भ, भूव, अ इस अवस्था में अग्रिम जो सूत्र प्रवृत्त होता है वह है अभ्यासे चर्च। और इस अभ्यासे चर्च इस सूत्र का अर्थ कि अभ्यासे वर्तमानानाम झलाम चरादेशो भवति चकारश्च जश्च, कि अभ्यास में वर्तमान जो झल हैं उन झलों को चरा आदेश होता है और एक बार जश आदेश भी होता है। तो यहाँ पर जश आदेश होकर यानी अभ्यास का जो झल है भकार, उस भकार के स्थान पर जश आदेश करके, यानी जश में उसी वर्ग का जो अक्षर ब है, बकार आदेश करके ब, भूव और अ ऐसा बनता है। और आकार को नल का जो अ है उसको व में मिला देंगे तो बभूव इस पद की सिद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं बभूव पद किस प्रकार बना है। तो ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भू धातु से हम तिप के स्थान पर णल आदेश करेंगे, पुनः णल का अवशिष्ट बचने के बाद वुक का आगम करेंगे, वुक आगम करके भू, भूव, अ इस अवस्था में हम लिटि धातु और अभ्यास से हम द्वित्व करेंगे, द्वित्व करके भूव, भूव, अ पूर्व की अभ्यास संज्ञा कर देंगे और अभ्यास संज्ञा करने का जो फल है वह हलादि शेषः के रूप में प्राप्त होगा कि अभ्यास से आदिर हल शिष्यते अनादिर हल लुप्यते, कि अभ्यास का आदि हल शेष बचेगा और अवशिष्ट हलों का लोप हो जाएगा। तो भू, भूव, अ ऐसा होने के बाद में हम ह्रस्व सूत्र से उसको ह्रस्वादेश कर देंगे। तो भू, भूव, अ भवतेरः सूत्र से हम अभ्यास के आकार को उकार को अकार आदेश कर देंगे। अकार आदेश कर देने के बाद में भ, भूव, अ ऐसा बनेगा और अभ्यासे चर्च से उसको जस आदेश करके
भ को हम ब आदेश कर देंगे तो बभूव इस पद की सिद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार बभूवतु में भू धातु से भूत अनद्यतन परोक्ष अर्थ में परोक्ष लिट सूत्र से लिट प्रत्यय, प्रथम पुरुष के द्विवचन की विवक्षा में लकार के स्थान पर तस् प्रत्यय करेंगे और तस् प्रत्यय करने के उपरांत परस्मै पदानाम नलतु सुस्थल तुषणल वमः इस सूत्र से तस् को अतुषादेश करेंगे। अतुषादेश करने के बाद में भूव बुक लुंग लिटोह सूत्र से भू को बुक का आगम करेंगे और पुनः लिटि धातुरन अभ्यास से द्वित्व करेंगे, अभ्यास संज्ञा करेंगे पूर्वोभ्यास से और हलादि शेष से अभ्यास के वकार का लोप कर देंगे। ह्रस्व सूत्र से अभ्यास को ह्रस्व आदेश करेंगे। भव 13 सूत्र से अभ्यास के उकार को अकार आदेश कर देंगे और अभ्यासे चर्च इस सूत्र से भकार को बकार करके और जो पदांत सकार है उसको रुत्व तथा विसर्ग करके बभूवतु पद की सिद्धि करेंगे। इसी तरह बभूवु पद की भी सिद्धि करेंगे कि भू धातु से लिट प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में झी प्रत्यय, झी के स्थान पर उष आदेश, उसको वुक का आगम, द्वित्व, हलादि शेष, ह्रस्व, अभ्यास के उकार को ह्रस्व, अभ्यास के उकार को अकार, जस्त्व, सकार को रुत्व और विसर्ग, बभूवु इस पद की सिद्धि करेंगे। मध्यम पुरुष के एक वचन में सिप को थल आदेश करेंगे तो हमारी स्थिति बन जाएगी भू थल। और जैसा कि हमने पूर्व ही जान लिया था कि थल में लकार हलंत्यम सूत्र से संजक है तो भू थ ऐसा बचेगा और भू थ इस अवस्था में हम लिट च कि लिट के स्थान पर आदेश होने वाले जो तिंग प्रत्यय हैं वे आर्धातुक संजक होते हैं तो उसकी हम आर्धातुक संज्ञा कर देंगे। हमने पूर्व के प्रसंगों में तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र से लकार के स्थान पर जो तिंग आदि प्रत्यय हुए तो उनकी सार्वधातुक संज्ञा प्राप्त थी, परंतु यहाँ पर इस लकार में लिट च इस सूत्र से लिट लकार आर्धातुक संज्ञक है, सार्वधातुक नहीं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकरण में दो संज्ञाओं का विधान एक साथ संभव है। यह प्रकरण आकडाराद एका संज्ञा का प्रकरण नहीं है, अतः यहाँ तिंगसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा का भी विधान हो सकता है और आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा भी हो सकती है। और हम इस लिट के स्थान पर जो तिप आदि आदेश किए हैं, लिट लकार चूँकि आर्धातुक संज्ञक है अतः तिप आदि भी आर्धातुक संज्ञक कहलाएंगे और आर्धातुक संज्ञा होने के कारण आर्धातु कश्येड बलादे इस सूत्र से कि बलादेर आर्धातु कश्येड आगमः स्यात् कि बलादी आर्धातु को इट का आगम होता है, इस आर्धातुक के कारण बलादी आर्धातु को हम इट का आगम कर देंगे और जब इट का आगम कर देंगे तो भू और सिप के स्थान पे हमने पहले ही थल कर दिया था, थल का थ अवशिष्ट बचा था, हमने थ की आर्धातुक संज्ञा कर दी है। आर्धातुक संज्ञा होने के कारण थल भी आर्धातुक संज्ञक हुआ और इस आर्धातुक संज्ञा होने के कारण आर्धातुक कश्येड बलादे इस सूत्र से हमने इट का आगम इट का आगम कर देंगे तो स्थिति हमारी इस तरह हो जाएगी भू इट थ, पूर्व टकार की संज्ञा कर देंगे तो भू और ई थ। पुनः पूर्ववत जितने भी हमने कार्य किए हैं वो सारे कार्य यहाँ पर होंगे, अर्थात बुक का आगम करेंगे, द्वित्व का विधान करेंगे, अभ्यास आदि कार्य करेंगे और बभूविथ इस पद की सिद्धि करेंगे। पुनः
थस प्रत्यय के साथ अथुष आदेश करके बभुवथु प्रक्रिया पूर्ववती है। उत्तम पुरुष एक वचन में मिप के स्थान पर नल आदेश करके संपूर्ण प्रक्रिया एक वचन के सदृश ही जानना है और बभुव पद की सिद्धि कर लेंगे। द्विवचन में, उत्तम पुरुष द्विवचन में वस के स्थान पर व आदेश, उसको पूर्ववत इट का आगम करेंगे। धातु को वुक का आगम द्वित्व तथा अभ्यास कार्य आदि करके बभूविव और बभूविम इन दो पदों की सिद्धि करेंगे। इस प्रकार यह लिट लकार का प्रयोग संपन्न होता है। लिट लकार को प्रदर्शित करते हुए कुछ साहित्यिक प्रयोगों का अन्वेषण यहाँ पर किया गया है, उसको भी आप देख लीजिए। प्रथम जो प्रयोग है वह गीता से है, द्वितीय प्रयोग रघुवंश का है, तृतीय प्रयोग शिशुपाल वधम का है और चतुर्थ प्रयोग रघुवंशम का है। तो इसका भी पाठ कर लें। व्याकरण का उद्देश्य ही है एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तत्र स्वयंवरसमाहृतराजलोकं कन्याललामकमनीयमजस्य लिप्सुः भावावबोधकलुषादयितेव रात्रौ निद्राचिरेण नयनाभिमुखी बभूव। प्रफुल्लतापिच्छ निभैरिषु अभिषुभिः शुभैश्च सप्तच्छदपांशुभिः पांशुपाण्डुभिः परस्परेणाच्छुरितमलच्छभिः तदैकवर्णा विवतौ बभूवतु। यहाँ बभूवतु का प्रयोग है। तस्योपकार्या रचितोपचारा बन्येत राजन् बन्येत राजान पदोपदाभिः मार्गे निवासा मनुजेन्द्रसूनुर्बभूवुरुद्यान विहारकल्पा। बभूवुरुद्यान अविहारकल्पा। तो बभूव, बभूवतु और बभूवु प्रथम पुरुष के तीनों पदों का प्रयोग यहाँ दर्शाया गया है। इसी तरह अन्य पदों का भी प्रयोग अन्वेषणीय है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस व्याख्यान को बड़े ध्यान से सुना। पुनः आगामी कालांश में एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।